हेलो बच्चों, मैं हूँ सरोज गुप्ता और आज हम स्टडी करेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा किसको कहते हैं? तो संज्ञा को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में समझाया था शब्द के विषय में, तो शब्द को मैंने 4 भागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था कि 4 भागों में बांटा गया था। पहला था रचना के उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा था व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, तीसरा था अर्थ के आधार पर, और चौथा था प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ये 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था विकारी और दूसरा था अविकारी। तो हमें ये देखना कि संज्ञा जो शब्द आया है और संज्ञा हम जो समझाने जा रहे हैं ये किसके आधार पर आता है। तो विकारी के 4 भाग थे। ठीक है, विकारी के कितने भाग थे? 4 भाग हैं। पहला है संज्ञा। ठीक, यहाँ पे थोड़े समझ लें। संज्ञा पहला हो जाता है इसमें विकारी में। ठीक, विकारी में 4 भाग आते हैं इसके। पहला है संज्ञा, ठीक है। दूसरा आ जाता है सर्वनाम, और तीसरा आ जाता है क्रिया। फिर चौथा आता है इसमें विशेषण। तो ये सब किसके आधार पर आते हैं? जो विशेषण, ठीक है। ये चारों विकारी और अविकारी है शब्द में, तो उसके आधार पर ये चारों आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर विकारी के आधार पर जो संज्ञा आया है, संज्ञा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा नंबर 1 में है इसमें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा संबंध बोधक। तीसरा नंबर पे आएगा समुच्चय बोधक। और चौथे नंबर पे आएगा विस्मयादि बोधक। आज यहाँ पर जब ठीक है, आपने इतना समझा कि विकारी के अंदर कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक। और अविकारी के अंदर आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे वह है हमारा विकारी के आधार पर संज्ञा पे। ठीक है, किस पे अध्ययन करना है? हमें संज्ञा पे अध्ययन करना है कि संज्ञा किसको कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर संज्ञा के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो आज किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, जब कोई विशेष व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, उसके नाम को, वस्तु को, जब किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, स्थान को, व भाव के, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पेन आगरा। तो यहाँ पर देखिए राम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है। पेन क्या है? पेन एक वस्तु का नाम है। और स्थान आगरा है। ठीक है। तो इसी तरह से जब किसी आपके वाक्य में जब कोई नाम आता है, स्थान आता है, या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम आता है, तो वहाँ पर संज्ञा होता है। ठीक है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक, तो अब संज्ञा के देखते हैं कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है इसमें भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो कितनी लिखे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, 3 मुख्य होते हैं, लेकिन इसके 2 उप संज्ञा होती है, 2 संज्ञा इसके उपसंज्ञाएं होती हैं। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती हैं? पहला है इसमें समूहवाचक या समुदायवाचक। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, समूहवाचक, इसको समुदायवाचक भी बोलते हैं समूहवाचक को, और इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पहले हम यहाँ समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आज हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो उसको कहते हैं जिसमें नाम आते हैं, जैसे कि राम, श्याम, पेन, आगरा, या किसी शहर का नाम। तो इसमें क्या आ जाता है? नाम। जितने भी नाम होते हैं, चाहे पेड़ पौधों के नाम हो, या किसी शहर के नाम हो, ग्रह के नाम हो, तो ये सब किस में, या नदियों के नाम हो, तो ये सब किस में आते हैं? ये आपके सब आ जाते हैं इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे कोई भी नाम आप रख लो, जैसे मान लीजिए राम है, और राजा नाम होता है। ठीक, या सीता, मीरा, गंगा, यमुना, नीम, पीपल, ये कानपुर रख लो, कानपुर, या फिर दिल्ली। तो ये सब क्या है? ये सब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक, तो अब जैसे ये राम है, राजा भी लड़कों का नाम होता है, और राम भी लड़कों का नाम होता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये दोनों क्या है? राम और राजा क्या है?
ये दोनों ही पुरुष है। किस में आ जाएंगे ये? पुरुषवाचक, यानी किस में? जातिवाचक। कौन सी जाति में है ये? पुरुष जाति के हैं। ठीक है, कौन सी जाति के हैं ये? पुरुष जाति के हैं। देखिए अगर जो इनका नाम आ रहा है तो किस में जाएंगे ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि इनकी जातिवाचक संज्ञा पूछी जाए तो ये सब पुरुष है। क्या है? ये सब पुरुष है। और पुरुष किस जाति, कौन सी जाति में है? तो ये जब पुरुष शब्द आ जाएगा तो ये कौन सी जाति बन जाएगी? तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए सीता और मीरा, ये किस में है? ये सब दोनों क्या है? ये सीता और मीरा ये दोनों क्या है? ये दोनों ही लड़कियां हैं। क्या है? ये लड़कियां। तो यदि लड़की ये कहा, ये इनका नाम आ जाए, नाम दिया जाए तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये किस में आ रही हैं? ये कौन सी जाति में आ रही हैं? तो ये लड़कियों की जाति में आ रही है। किस जाति में आ रही है? लड़की जाति में आ रही है, यानी कि स्त्री जाति में आ रही हैं। तो तभी क्या जाता है बन जाएगा हमारा? तब ये स्त्री जाति बन जाएंगे। अब ये देखिए गंगा और यमुना, ये दोनों क्या है? यदि गंगा और यमुना को कहा जाए कि ये दोनों नदी हैं, ठीक, तो ये किस में आ जाएंगे? ये भी अगर नदी नाम दे दिया जाए तो ये किस में आ जाएंगे? ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। और नीम और पीपल ये किस में आ जाएंगे? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पेड़ हैं। तो ये भी किस में आ जाएंगे? ये दोनों, यदि ये सब ये हमारा बन जाता है, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे राजा और राम दोनों पुरुष में है, पुरुष है। इनका वर्ग क्या है? इनकी जो श्रेणी है वो क्या है? वो पुरुष की श्रेणी है। तो जाति इसकी क्या हो गई? पुरुष हो गई। और मीरा और सीता ये किस श्रेणी में आ गई? ये स्त्री श्रेणी में आ गई। तो ये किस में बन गई? ये लड़की जाति में, लड़कियां हैं दोनों। तो ये किस जाति में आ गई? ये स्त्री जाति में आ गई। तो जाति कौन सी बनी? स्त्री जाति। गंगा और यमुना ये दोनों की ये क्या है? ये आप दोनों जानते हैं, सब जानते हैं कि ये नदियों के नाम है। तो ये किस जाति में आ जाएंगे? ये नदी में आ जाएंगे। इनका ग्रुप क्या बनेगा? इनका ग्रुप नदी बनेगा। तो ये किस में आ जाएंगे? यदि आ जाए तो ये जाति, जब ये नदी नाम आ जाए कि यमुना एक नदी है तो यमुना शब्द क्या हो जाएगा? यमुना नाम हो जाएगा और नदी उसकी जाति हो जाएगी। ऐसे ही नीम और पीपल ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये इन दोनों का नाम क्या है? पेड़। ये पेड़ की वर्ग में आ रहा है। कौन सी श्रेणी में है? पेड़ की श्रेणी में आ रही हैं। तो जब पेड़ शब्द आ जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। फिर है कानपुर और दिल्ली, तो ये क्या है? ये स्थान के नाम है। तो आपके समझ में आया कि जब कोई का नाम आ जाता है, चाहे वो स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, नाम दे दिया जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन जब ये पूछा जाए कि किस वर्ग में आता है, किस श्रेणी में आता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो आपके समझ में आया कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यदि कैसा कोई नाम आ जाए तो वो है क्या? नाम कैसे, नाम जगह जो है तो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि उसकी श्रेणी बताई जाए तो वह पुरुषवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लो। कहा जाए कि सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। तो यहाँ पे सीता क्या हो गया? यदि नाम आ रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। और यदि ये लिख दिया जाए कि लड़की, या यूँ कहो कि वह गाना गाती है, ये लिख दिया जाए कि लड़की गाना गाती है। ठीक है, सीता की जगह यदि लड़की आ जाता है तो किस में आ जाता है? सीता क्या है? सीता एक लड़की है। क्या है वो? सीता कौन है? सीता एक लड़की है। तो यदि नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। और यदि लड़की आता है तो वह सीता क्या है? किस जाति की है सीता? सीता लड़की जाति की है। किस जाति की है? लड़की जाति की, यानी कि स्त्री जाति की स्त्रीलिंग है वो। ठीक है, स्त्री जाति की है। तो ये सीता का नाम व्यक्तिवाचक में है, लेकिन ये किस जाति में है? ये स्त्री जाति में है। ठीक है, ठीक है। तो ये लड़की किस में आ जाएगा? लड़की ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जो हमारे मन के भावों को, जो हमारा मन है उस अपने मन के भावों को जो जिनसे हम प्रकट करते हैं, जो हमारे मन की इच्छाएं होती हैं, भाव होते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मन में हमारे कभी दुख होता है, कभी हम खुशी होती है, तो कभी और ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम। तो इन सब को क्या कहते हैं? ये सब मन की खुशी, मन का खुश होना और दुखी होना, अधिक प्रसन्न होना या कष्ट होना, ये सब किस में आ जाते हैं? ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो में आया भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे माना हमारे, या फिर जैसे मान लीजिए कि वह बचपन है, ठीक, तो ये हमारे शरीर के भाव में आ जाता है। सब जैसे अवस्थाओं में आ जाता है, अवस्थाएं जो दी जाती हैं, तो ये सब भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर अगला है समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ का एक, ना तो ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समूह के लिए जब कहा जाता है तब उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किया जाता है कक्षा। कक्षा क्या है? कक्षा शब्द, कक्षा क्या है? कक्षा यह एक समूह है, ठीक, ये क्या है? ये समूह है। किसका? विद्यार्थियों का। कक्षा क्या होता है? कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है। जितने वहाँ बच्चे होते हैं एक कक्षा में, तो वो क्या कहलाते हैं? जो विद्यार्थी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्यार्थी। और वो क्या होते हैं? विद्यार्थियों का एक समूह होता है, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए और भी, जैसे और इसमें देखिए, जैसे कि सेना। सेना क्या होती है? सेना हमेशा समूह में होती है। किस में आ जाएगा? ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे और देखो, जैसे कि झुंड। झुंड किसका होता है? झुंड हमेशा जानवरों का झुंड होता है, ठीक। और जैसे मान लो गुलदान। गुलदान किसका होता है? बहुत से फूलों का समूह होता है, गुच्छा होता है, उसे हम गुलदान कहते हैं। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको बच्चों कि समूहवाचक किसको कहते हैं? जब किसी ग्रुप का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, कक्षा या फूलों का गुलदस्ता, तारों का तारे, बहुत सारे जो तारों का मंडल दिखाया जाता है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। फिर है अगला हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? द्रव्य शब्द से समझ में आता है कि द्रव्य यानी कि ठोस, द्रव, ग्रस, जो भी जितना भी मटेरियल होता है, जिसे इंग्लिश में हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि दूध, मान लीजिए दूध है, तो दूध क्या है? दूध एक द्रव्य है। ये किस में आ जाएगा? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूध है, पानी है, घी, सोना, चांदी, ठीक। जैसे दूध और सोना और लोहा, ठीक, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाए। जितना भी मटेरियल होता है, जितने भी नाम्स होते हैं, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इतनी बात समझ में आई आपके बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जब उसकी जाति बताई जाए कि किस जाति में है। जैसे अगर जो किसी लड़के का नाम आता है तो वो किस में आता है? पुरुष जाति में आता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। किसी लड़की का नाम आता है तो वो स्त्री जाति की आ जाती है, यानी वो भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पेड़ पौधों के नाम आए तो वो भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसी ग्रह का नाम आए तो जातिवाचक संज्ञा में आता है। और या फिर किसी स्थान का नाम आए तो वो स्थान का यदि नाम बताया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और यदि एक स्थान, केवल स्थान बता दिया जाए तो वो जो है किस में आ जाता है? कि जैसे किसी शहर का नाम बता दिया, मान लीजिए दिल्ली वगैरह कुछ बताया गया, तो यदि शहर शब्द आता है तो वो किस में आ जाएगा? जातिवाचक। कौन सी जाति? दिल्ली और आगरा किस जाति में आ जाते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, शहर जाति में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से। और फिर भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसमें हमारे मन के भावों को पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मन का दुखी होना, मन का खुश होना, ये सब किस में आते हैं? ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और फिर है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जब हमें किसी चीज़ का समूह बताना होता है तो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि कक्षा क्या है? समूह में जितने भी कक्षाएं होती हैं उसमें कोई एक या दो बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चों का समूह होता है, इसीलिए उसे समूहवाचक कहते हैं। सेना कभी एक या दो व्यक्तियों का सेना नहीं कहलाई जाती है। सेना जब शब्द आता है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं,
व्यक्तियों का समूह होता है बहुत सारे, जैसे कि सेना में क्या होता है, सैनिकों का समूह। फिर झुंड किसका होता है, जानवरों का झुंड, पशुओं का झुंड जो होता है वो सब झुंड में होते हैं। तो झुंड के एक दो जानवर को नहीं झुंड कहा जाता, जब बहुत सारे जानवर होते हैं, पशु होते हैं, तो उसको हम झुंड कहते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिसमें दूध, ये जिसमें द्रव्य तीनों प्रकार के, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी जो भी होते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध है, दूध, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, दही। ठीक है, गैस जो होती हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। और अगली हम आपको वीडियो में सर्वनाम के बारे में समझाएंगे, सर्वनाम किसको कहते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। तब तक आप स्टडी करते रहिए और जय हिंद, जय भारत। अब देखो